हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एमएस उज्ज्वल शिक्षा पे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर की स्टार्टिंग करने से पहले मेरा आपसे दो सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि हमारे आपके घर उपस्थित लोहे और लोहे जैसी तमाम धातुओं पर धीरे धीरे जंग क्यों लग जाता है, अर्थात वह नष्ट क्यों हो जाता है, खराब क्यों हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2, हमारे आपके घर जो पकवान बनते हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जैसे ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनते हैं, तो वे एक निश्चित समय सीमा से अधिक समय तक रखने के बाद वह खराब क्यों हो जाते हैं, अर्थात उसमें से बैड स्मेल अर्थात बुरी गंध क्यों आने लगती है तथा वह खाने योग्य नहीं रहता। अगर इन सवालों का जवाब आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आप ये पूरी तरह से आश्वस्त हो जाओगे बच्चों कि जनरली दैनिक जीवन में इनका प्रभाव कैसे हमको देखने को मिलता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं, दैनिक जीवन में हमारी डेली लाइफ में जो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसका क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, आज के इस लेक्चर में जनरली हम जानेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया है क्या बच्चों, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अर्थात कंबाइंड फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फटाफट उस लेक्चर को आप लोग सर्च करके देख लीजिए, इसके बाद ये वाला चीज एकदम आसान और मक्खन होने वाला है। तो बच्चों, दैनिक जीवन में उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के जो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे आपके घर ही, बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे आपके घर ही जो देखने को मिलता है बच्चों, उसमें से दो बहुत ही प्रभावकारी है। पहला उसमें क्या है बच्चों, जिसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं लल्ला, संक्षारण। क्या? संक्षारण, जिसको अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और दूसरा जो बहुत बड़े पैमाने पर हमको प्रभाव देखने को मिलता है वो है विकृत गंधिता। क्या? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, जिसको रेंसिडेंट कहते हैं लल्ला, या रेंसिडिटी कहते हैं, सॉरी, जिसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, या कहीं कहीं रेंसिडनेस लिखा रहेगा, तो उनकी बातों का बुरा मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कहीं ना कहीं आपके छमाही या बोर्ड एग्जाम में सीधे रसगुल्ले गोलगप्पे की तरह आपके सामने ही टपकते हैं। अगर इसको अच्छे से नहीं समझे आप तो ललचा कर रह जाओगे बच्चों। इसलिए जरूरी और आवश्यक है कि ध्यान नहीं, कान से नहीं, ध्यान से आप लोग सुनिए, देखिए और उसके बाद समझिए, और जरूरत पड़े तो आप उसको लिखिए। वैसे आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्या होगा, आपके एग्जाम पीरियड में सहायक सिद्ध होने वाला है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है संक्षारण और क्या होता है विकृत गंधिता। संक्षारण, इसमें सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं बच्चों, क्या संक्षारण। क्या? संक्षारण हेडिंग लगाते हैं। संक्षारण क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे आपके घर लोहे के खिड़की होते हैं, दरवाजे होते हैं, ग्रिल होते हैं, या मकान के निर्माण हेतु सरिया होता है, या अन्य लोहे के मशीन होते हैं या पुर्जे होते हैं। अगर वह सभी लोहे की वस्तुएं या धातुएं जब निरंतर नमी अर्थात पानी के संपर्क में या अम्ल के संपर्क में तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, तो वह धीरे धीरे क्या होती हैं, परत दर परत नष्ट होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, गलने लगती हैं, बर्बाद होने लगती हैं, अर्थात वह अवांछित पदार्थों में बदलने लगती हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसका जवाब है संक्षारण है, जिसको आप अपने लैंग्वेज सामान्य शब्दों में कहते हैं जंग लगना। क्या लगना बच्चों? जंग लगना। सुना तो होगा जरूर और देखा भी होगा। तो देखिए बच्चों, कैसे इसकी परिभाषा हम पहले लिखते हैं। तो पहले मैं लिखता हूं संक्षारण की परिभाषा, उसके बाद आते हैं विकृत गंधिता पर। देखिए संक्षारण क्या है।
ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या परिभाषा लिखी, जब कोई धातु, बहुत लंबी परिभाषा लिख दिया है, जब कोई धातु अपने आसपास, जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल, क्या अम्ल या आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी या जल के, नमी या जल तथा वायु, वायु में क्या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, क्या ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आती है, तो वह धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, अवांछित अपद्रव्य या बेकार पदार्थों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि के रूप में क्या होती है बच्चों, बदलने लगती है, क्या होती है, बदलने लगती है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, सरल शब्दों, सामान्य शब्दों में कहें तो वह गलने लगती है या परत दर परत नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संक्षारण कहते हैं, और सामान्य बोलचाल में इसको क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जंग लगना कहते हैं। इस चीज को हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा, और जरूर आपने अपने ही घर किसी लोहे या अन्य धातुओं के पदार्थ को खराब होते, नष्ट होते देखा होगा, जब वह नमी, पानी और वायु के संपर्क में आते रहते हैं। तो बोलो बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यह जो प्रक्रिया है इसको संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। और ये बेसिकली लगता क्यों है, ठीक है, लगता क्यों है, तो इसका जवाब है, इसके लिए आवश्यक परिस्थिति जो है वह नमी और वायु के संपर्क में कोई भी धातु अगर निरंतर आती रहेगी बच्चों, तो आने वाले एक ना एक दिन वह धीरे धीरे क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यह हमारे आपके दैनिक जीवन में बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मजेदार बात यहां यह है बच्चों कि आपकी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कंपटीशन की जो परीक्षाएं होते हैं, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, उन सभी परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है बच्चों कि संक्षारण की प्रक्रिया है। तो आप ध्यान रखेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण के दो ये प्रभाव हैं। संक्षारण कौन सी अपक्रिया है, तो इसका जवाब होगा उपचयन या ऑक्सीकरण। अगर विकृत गंधिता पूछा जाए कौन सी अपक्रिया है, तो भी इसका जवाब होगा क्या, ऑक्सीकरण या उपचयन। ये संक्षारण वाला तो कई बार पूछा गया है कि संक्षारण कौन सी अपक्रिया है, या लोहे या धातुओं पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होगा इसका उपचयन या ऑक्सीकरण। क्या बच्चों, उपचयन या ऑक्सीकरण होगा मेरे लल्ला। इस चीज को हमेशा अपने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क, रोम रोम और हीमोग्लोबिन में बसा लेना। बोलो बात समझ में आया। तो अब हम लोगों ने संक्षारण देखा, अब संक्षारण के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है उसको देखते हैं। तो संक्षारण के लिए आवश्यक परिस्थिति, यानी कोई भी धातु जो संक्षारित होती है तो उसके लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है। आवश्यक दो परिस्थितियां हैं बच्चों। पहला है क्या, नमी अर्थात आर्द्रता, ठीक है, नमी अर्थात आर्द्रता, या कह सकते हैं जल, ठीक है, जल की उपस्थिति। क्या, जल की उपस्थिति। अगर कोई धातु जल की उपस्थिति में है या जल के संपर्क में है तो वह संक्षारित होगा। दूसरा है वायु, या कह सकते हैं वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति। किसकी लल्ला, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। वैसे आप सीनियर क्लासेस में हो सकता है ये भी पढ़ोगे बच्चों कि संक्षारण बेसिकली दो प्रकार से होते हैं। एक है रासायनिक, ठीक है, ठीक है, जो रासायनिक पदार्थों से या रासायनिक पदार्थों जैसे किसी अम्ल के संपर्क में, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में कोई धातु आएगी तो वहां पर एक नई संक्षारण की प्रक्रिया होगी, रासायनिक संक्षारण जिसको कहेंगे। जब यहाँ पर पानी और पानी के संपर्क में आ रहा है तो इसको नम संक्षारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नम संक्षारक, अर्थात नमी और वायु के संपर्क में आने से संक्षारित हो सकती है। लेकिन आपके 10th लेवल यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि उसको अलग अलग क्लासिफाइड करके पढ़ाया जाए। तो फाइनली मैंने क्या लिखा बच्चों, संक्षारण के लिए आवश्यक दो परिस्थितियां हैं। पहला है नमी अर्थात जल की उपस्थिति और दूसरा है वायु की उपस्थिति। अब यहां पर अब मैं आपके सामने लिखता हूं वो चीज जिसको आप बहुत निकटता से परिलक्षित किए हुए हो, जानते हो और उसको देखे भी हो। क्या उदाहरण, पहला जो उदाहरण हमको बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है हमें आसपास और परिवेश में, वो ये है कि लोहे पर जंग लगना। क्या, लोहे पर जंग लगना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लोहे पर जंग लगना।
तो संक्षारण की क्रिया का पहला जो उदाहरण है बच्चों, लोहे पर जंग लगना, जो बड़े पैमाने पर हमको अपने आसपास परिवेश में देखने को मिलता है। लोहे पर जंग लगने में क्या होता है, जो आयरन होता है अर्थात लोहा होता है, जब यह लोहा वायु अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तथा नमी या आर्द्रता के संपर्क में आता है बच्चों, तो एक विशेष प्रकार का ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ पर जो X है बच्चों, ये 10, 20, 50 कुछ भी अणु हो सकते हैं। रिएक्शन को अगर हम लोग संतुलित करें तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, जिसके बाद यहाँ 2 आएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आयरन अर्थात लोहा है, जब वायु और जल अर्थात नमी के संपर्क में आता है तो लोहा धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगता है, रेडिश ब्राउन जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, लाल भूरे रंग का होने लगता है। और जो वह लाल भूरे रंग का पदार्थ बनता है उसका रासायनिक नाम क्या है, H2O। तो हम इसको लिखते हैं हाइड्रेटेड। H2O को क्या लिखते हैं बच्चों, हाइड्रेटेड लिख सकते हैं या हाइड्रेट लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या, फेरिक, Fe2O3 को क्या पढ़ते हैं, फेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं लल्ला। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो यह जो लोहा है, जब यह लोहा वायु और जल अर्थात नमी के संपर्क में आता है तो आयरन का एक विशेष प्रकार का हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है, जिसको फेरिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड कहते हैं। और यह जो अपशिष्ट और व्यर्थ पदार्थ है धीरे धीरे क्या होता है, पूरे लोह पदार्थ को, पूरे लोहे को क्या करता है बच्चों, बर्बाद कर देता है। और यह इसका जो रंग होता है लाल भूरे रंग का होता है। आप लोग देखे होंगे लाल भूरे रंग का यह पदार्थ होता है। और हम अपने सामान्य और देसी बोलचाल में इसको जंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला, जंग कहते हैं। बोलो बात समझ में आया। तो इस तरह से लोहे पर जंग लगने की ये जो क्रिया है धीरे उसको परत दर परत नष्ट करती है, बर्बाद करती है, अर्थात संक्षारित होती है। उसके रासायनिक समीकरण को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लिख सकते हैं, हमारे आपके घर तांबे का अगर कोई बर्तन है, किसका, तांबे का अर्थात कॉपर का अगर बर्तन है तो वह भी धीरे धीरे नमी, वायु और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से वह धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, हरा होने लगता है। क्या, हरा होने लगता है। तो तांबे का हरा धीरे धीरे होना यह भी एक संक्षारण क्रिया का उदाहरण है। हमारे आपके घर किसी देवी देवता के मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए तांबे का एक कह सकते हैं छोटी सी लोटिया होती है, तांबे का एक पात्र होता है जिससे जल अभिषेक हम करते हैं, वह तांबे का बेसिकली होता है। अगर वह निरंतर पानी और वायु के संपर्क में आए तो वह धीरे धीरे क्या होती है, एक विशेष प्रकार की उस पर हल्के हरे रंग की परत जमने लगती है, अर्थात हम कहते हैं कि वह संक्षारित होने लगती है, नष्ट होने लगती है। उसके रासायनिक परिवर्तन को हम लोग बेसिकली अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बच्चों, कॉपर होता है यानी तांबा का सूत्र Cu यानी कॉपर है, जब ये वायु के संपर्क में, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में और H2O जल के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे क्या बनाता है बच्चों, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये एक नया पदार्थ बनाता है जिसको क्या कहते हैं, क्षारीय। OH है तो इसको बेसिकली पढ़ते हैं क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट एक नया पदार्थ बनता है और इसी नए पदार्थ का जो रंग होता है बच्चों, ये बेसिकली कैसा होता है, हल्का सा हरा होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तांबे अर्थात कॉपर के संक्षारण की क्रिया से नया जो अपशिष्ट उस पर पदार्थ जमा होता है या वह धीरे परत दर परत बर्बाद होता है, खराब होता है, उसमें क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनता है बच्चों, जिसका रंग क्या होता है, थोड़ा सा हल्का होता है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, शायद आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहां मैं लिख देता हूं तीसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि चांदी के कोई अगर आभूषण है, चांदी के धातुएं हैं या सिल्वर है, सिल्वर या चांदी इसी को कहते हैं एजी। सिल्वर अर्थात एजी जब निरंतर पानी और नमी के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है बच्चों, काला होने लगता है। क्या,
काला होने लगता है, ठीक है, तो वह भी क्या है, सिल्वर के संक्षारण की प्रक्रिया होती है। तो इस चीज को आप हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि संक्षारण अर्थात कोरोजन क्या है, किसे कहते हैं, और संक्षारण के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या होती है, और 2-3 इसके महत्वपूर्ण मैंने एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखे। अगर आप लोग के बोर्ड परीक्षा में यह संक्षारण क्या है, इस प्रक्रिया रसगुल्ले की तरह टपकती है बच्चों, तो पूरे लाजवाब तरीके के साथ आप लिखने के साथ अगर ये 2-3 एग्जाम्पल आप लोग लिख देंगे तो एग्जामिनर पूरी तरह से आपसे क्या होगा, बेहद प्रसन्न और प्रभावित होगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज और कि भैया हम लोगों ने देख लिया कि संक्षारण किस तरह से धातुओं को क्या करता है, परत दर परत खराब करता है, नष्ट करता है। संसार में विश्व में लौह उत्पादन का लगभग 15%, ठीक है, धातुओं का या लोहे का लगभग 15% हिस्सा जो है बच्चों ये बर्बाद होता है। ये एक आंकड़ा है, मोटा मोटा आंकड़ा, सर्वेक्षण के मुताबिक ये पाया गया है कि विश्व में, कहां, विश्व में लौह उत्पादन का लगभग 15%, कितना, 15% हिस्सा जो है संक्षारण से क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जा सकते हैं। तो आप इस बात का आकलन कर सकते हो बच्चों कि कितने बड़े पैमाने पर उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया पर आधारित जो संक्षारण है ये प्रभावकारी होता है हमारी डेली लाइफ में। क्लियर होता है सबको। अब थोड़ा सा ये जो संक्षारण है, इस संक्षारण की क्रिया या संक्षारण की प्रक्रिया से लंबे समय तक धातुओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस चीज के बारे में अब थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं। तब तक के लिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, धातुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय हैं उसको अब देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे धातुओं को संक्षारित होने से कैसे बचाया जा सकता है, अर्थात संक्षारण से बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली लोहा जो होता है बच्चों, लोहे की ग्रिल होते हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़की या लोहे की पाइप होती है, तो उस पर हम एक विशेष प्रकार का प्राइमर आता है जिसको रेड ऑक्साइड प्राइमर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहे के लिए रेड ऑक्साइड प्राइमर आता है। उस प्राइमर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक उस धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो पहला हमारा उपाय होगा क्या, रेड ऑक्साइड प्राइमर लगा करके या कह सकते हैं पेंट करके, ठीक है। तो मैंने पहला जो उपाय लिखा वो ये कि लोहे पर हम रेड ऑक्साइड प्राइमर या पेंट करके उसको सुरक्षित कर सकते हैं, मतलब संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, तमाम मशीन के छोटे बड़े पुर्जे आते हैं, ठीक है, मशीन और गाड़ियों के छोटे बड़े पुर्जे आते हैं, तो उनका ग्रीसिंग किया होता है, ग्रीसिंग किया रहता है, मतलब ग्रीस तो समझते हैं ना, ग्रीस, जिसको ग्रीस कहते हैं या इसको ग्रीज भी कहते हैं, ग्रीज या उसमें क्या किया रहता है, तेल लगाकर, ग्रीज या तेल लगाकर क्या कर सकते हैं बच्चों, उस धातु को लंबे समय तक संक्षारण से बचा सकते हैं। तीसरा और ये जो तरीका है वो थोड़ा सा इन दोनों से हट करके है, वो क्या है बच्चों, मिश्र धातु बनाकर। क्या, मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु क्या होता है लल्ला, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु में निकिल जैसे धातु है, क्रोमियम जैसे धातुएं हैं, ठीक है। अगर लोहे में, ठीक है, लोहे में अर्थात आयरन में हम लोग निकिल, क्रोमियम, कार्बन आदि का हम लोग मिश्रण कर देते हैं बच्चों, तो स्टील जैसे पदार्थ बनता है। क्या, स्टेनलेस स्टील, ये लिख देता हूं मैं, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन आदि का क्या होता है बच्चों, मिश्रण होता है। तो किस तरह से आप दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से एक नई धातु का निर्माण कर सकते हैं जो लंबे समय तक संक्षारण से बच सकती है। तो स्टेनलेस स्टील एक ऐसा मिश्र धातु है जो आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन से मिलकर के बनता है, और ये लंबे समय तक संक्षारण से क्या होता है लल्ला, सुरक्षित रहता है। इस चीज को हमेशा अपने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में रखना। निकिल और क्रोमियम का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह जो है अत्यंत ही कम, बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। चलिए चौथा आप लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों,
चौथा जो है इसमें आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं यशद लेपन। कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि यशद लेपन क्या है, यशद लेपन क्या है। तो यशद लेपन जो बेसिकली होता है आयरन और स्टील की धातुओं पर, आयरन या इस्पात की धातुओं पर जिंक की परत, जिंक की क्या करते हैं बच्चों, परत चढ़ाने की क्रिया ही क्या होती है, यशद लेपन कहलाती है बच्चों। उस चीज को मैं आपके सामने लिखता हूं। ठीक बच्चा लोग, तो मैंने क्या लिखा, धातु जैसे लोहा है, इस्पात है, इन पर जो है जिंक की परत, क्या, जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, लेपन करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं, यशद लेपन। तो लोहे पर जिंक की जो लेपन या जिंक धातु की जो लेपन करने की प्रक्रिया है बच्चों, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। और ये भी यशद लेपन जो है इसके द्वारा भी लोहे जैसे प्रमुख धातुओं को लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, संक्षारण होने से बचाया जा सकता है। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण अपक्रिया पर आधारित जो पहला हमारे दैनिक जीवन पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रभाव देखने को मिलता है वो संक्षारण है। और इसके सभी पार्ट को हम लोगों ने, संक्षारण क्या है उसका उदाहरण, ठीक है, आवश्यक परिस्थिति के साथ साथ हम लोगों ने उससे बचाने के उपाय और सुझाव, ये सारी चीजें पढ़ लिया। अब हम आते हैं विकृत गंधिता अर्थात रेंसिडिटी पर। तब तक आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब आप लोग हेडिंग लगाइए दूसरा, उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण अपक्रिया पर आधारित दूसरा जो बड़े पैमाने पर हमको प्रभाव देखने को मिलता है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधी अर्थात रेंसिडिटी को समझने के लिए आपको किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही आप बचपन से लेकर अब तक कभी ना कभी ये महसूस किए होंगे, और नहीं किए हैं तो एक आध दिन में आप कर भी सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, जो वायु की उपस्थिति में उपचयित या ऑक्सीकृत, वायु की उपस्थिति में उपचयित या ऑक्सीकृत जो तेल युक्त, वसा युक्त भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जैसे क्या ब्रेड पकौड़े वगैरह होते हैं बच्चों, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी हो जाने का मतलब जब आप ब्रेड पकौड़े या फिर तेल एवं वसा युक्त अन्य किसी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक रख देते हैं तो एक निश्चित समय सीमा से अधिक समय सीमा होने पर उसका रंग बदल जाता है, उसका गंध बदल जाता है तथा वह खाने योग्य नहीं रहता। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विकृत गंधिता कहते हैं। इसको तो आप लोगों ने क्या है, महसूस ही किया होगा, और नहीं महसूस किया तो गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बनाइए, रखिए और 2 दिन बाद फिर खाने की कोशिश कीजिए। खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि वो विकृत गंधी हो गया, वो खराब होगा, उसका रंग गंध स्वाद सब कुछ क्या हो गया, बदल गया। क्यों, क्योंकि वह ऑक्सीकृत हो गया, वह उपचयित हो गया। बोलो बात समझ में आया। चलिए, चमका कि नहीं चमका, चमका सर। अब देखिए फटाफट इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। ठीक है बच्चा लोग, तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखा, वायु की उपस्थिति में उपचयित या ऑक्सीकृत तेल एवं वसा युक्त, तेल एवं वसा युक्त जो भोज्य पदार्थ, सिर्फ तेल एवं वसा युक्त ही नहीं अन्य पदार्थ भी क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, धीरे धीरे विकृत गंधी हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, विकृत गंधी हो जाते हैं, छिछी हो जाते हैं, मतलब खाने योग्य नहीं रहते। क्यों, क्योंकि उनका गंध और स्वाद दोनों ही क्या होता है, बदल जाता है, अर्थात वह खाने योग्य नहीं रहते। इस प्रक्रिया इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विकृत गंधिता कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा, रटने की जरूरत नहीं है, रट्टू तोता आपको बनने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग। जरूरत है किस चीज की, समझने की, पूरे ध्यान को केंद्रित करके देखने और समझने की। ठीक है, और अच्छे से इस चीज को अगर आप लोगों ने समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला बच्चों। चलिए अब देखते हैं उदाहरण की क्या बात करें। उदाहरण तो बहुत बड़े पैमाने पर आप लोग जानते ही हैं। आप कह सकते हो सर क्या कहते हैं, पूड़ी पनीर का खराब होना, ठीक है, पूड़ी पनीर का खराब होना, रसगुल्ले का खराब होना, या कह सकते हैं ब्रेड पकौड़े का खराब होना। सर हम लेकर आए थे कुरकुरे, क्या कुरकुरे लेकर आए थे, झिल्ली को फाड़ दिया और थोड़ा समय बाद रख दिया। हमने सोचा शाम को खाएंगे, शाम तक देखा तो वो सॉफ्ट हो गया था, और 2 दिन 4 दिन बाद देखा तो वो खाने योग्य ही नहीं रह गया। ठीक है, तो ये जो खाने वाले पदार्थ है, भोज्य पदार्थ हैं, जब धीरे धीरे बर्बाद होंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या है बच्चों,
वो आक्सीकरण की क्रिया है, उपचयन की प्रक्रिया है। इसको वैज्ञानिक शब्द, वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? रेंसिडिटी अर्थात विकृत गंधिता कहते हैं बच्चों। तो ये इसके बहुत सारे क्या है, अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। सवाल यहाँ आता है कि कैसे हम उन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक, हमेशा के लिए तो नहीं सुरक्षित रख सकते, लेकिन लंबे समय तक कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए। तो इसके लिए तमाम तरीके हैं। उसके लिए क्या है, वायुरोधी बर्तन में आप उसमें रखें, ठीक है। भोज्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखें। वायुरोधी बर्तन मतलब जिसमें वायु प्रवेश न कर सके, आ सके, कह सके, जिसमें नमी न हो, ऐसे पदार्थों, ऐसे बर्तन में हम उसको रखें तो लंबे समय तक शायद वो सुरक्षित रह सकता है। दूसरा, बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का योगदान है, जिससे रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज का हमारे आपके घर क्या है, बड़े पैमाने पर उपस्थिति अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें भोज्य पदार्थ को रखकर लंबे समय तक उसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ये भी एक तरीका है। एंटीऑक्सीडेंट अर्थात प्रतिऑक्सीकारक का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको लंबे समय तक बचा सकते हैं। विकृत गंधिता से बचाव के उपाय, यानी किस तरह से हम लोग किसी भी पदार्थ को विकृत गंधी होने से बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहला काम जो हम सभी कर सकते हैं वो ये है बच्चों, वायुरोधी बर्तन। क्या? वायुरोधी बर्तन में उस भोज्य पदार्थ को रख कर हम उसको सुरक्षित या कह सकते हैं कुछ समय तक विकृत गंधी होने से बचा सकते हैं। दूसरा, अगर फ्रीज है या कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर जिसको आप जनरली फ्रीज भी कहते हैं, अगर आप फ्रीज में रख देते हैं उस भोज्य पदार्थ को तो उस फ्रीज में रखने से भी लंबे समय तक वह विकृत गंधी होने से बचा रह सकता है। तीसरा जो तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी भोज्य पदार्थ को विकृत गंधी होने से बचा सकते हैं वो ये है बच्चों कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट, क्या? एंटीऑक्सीडेंट जिसको आप प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर भी हम उसको लंबे समय तक बचा सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक अर्थात एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा बाह्य पदार्थ है, या इसको प्रति उपचायक, प्रतिऑक्सीकारक को प्रति उपचायक भी कहते हैं। एक ऐसा बाह्य पदार्थ होता है बच्चों जो किसी भी पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से क्या करता है, बचाता है, सुरक्षित करता है। और अलग अलग पदार्थों के गुणधर्म के अनुसार अलग अलग प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हो सकते हैं। अगला, और ये वाली बात जो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जो पैकिंग वाले सामान होते हैं, पैकिंग वाले सामान के मतलब पैकिंग वाले भोज्य सामान, जैसे चिप्स होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले, जो बच्चों को बेसिकली खाने के लिए चीजें होती हैं, वैसे तो हम जैसे आप जैसे लोग भी खाते हैं तो वो अलग बात है। चिप्स होता है, कुरकुरे होता है, टिंगू टेढ़े मेढ़े होता है, और उसमें क्या कहते हैं, मोटू पतलू होता है, पता नहीं क्या क्या आप लोग खाते हैं, ज्यादा नहीं खाइएगा। तो वह जो होता है उसकी जो थैली होती है बच्चों, उस थैली में से ऑक्सीजन को निष्कासित करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या? जो पैकिंग वाले फूड होते हैं या जो पैकिंग वाले सामान होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया चिप्स वगैरह होते हैं, उसमें से ऑक्सीजन गैस को निष्कासित करके उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन भरी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अर्थात वह लंबे समय तक उसको क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीकरण की क्रिया से सुरक्षित रखेगा। यदि ऑक्सीजन को नहीं निकाला जाए तो बहुत ही कम समय में उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, अर्थात वो उपचयित हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। विज्ञान की भाषा में कहें तो वह विकृत गंधी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो उस चीज को मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूं, देखिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने चौथा क्या किया, पैकेट युक्त जो खाद्य पदार्थ, पैकेट वाले जो खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे चिप्स है, कुरकुरे, टिंकू टेढ़े मेढ़े, मुर्गे की टांग, पता नहीं ये नॉनवेज वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बच्चों को खाने की चीजें आती हैं आदि की थैली में, ठीक है, उन सभी की जो पैकेट फूड्स वाले जो होते हैं प्रोडक्ट, उनकी थैली में से ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन को हटाकर उसमें कम सक्रिय क्या बच्चों,
कम सक्रिय गैसें जैसे नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन भर देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है चिप्स जैसे जो पदार्थ हैं उनका बिस्किट वगैरह होता है उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और वह लंबे समय तक क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, खाने योग्य रहते हैं बच्चों। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप बच्चों आप लोग को पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव पर जो आधारित बड़े पैमाने पर प्रभाव देखने को मिलते हैं उसमें से संक्षारण और विकृत ग्रंथि दो बहुत फेमस से। अगर आप लोगों ने ध्यान पूर्वक इसको देखा होगा, समझा होगा और मेरे साथ साथ नोट भी किया होगा तो हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इसे आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। रट्टू तोता बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों, समझते जाइए और उसको नोट्स करते जाइए, पूरी तरह माइंड में क्या होगा, फीड होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। तो बच्चा लोग एक बार आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि हम लोगों ने क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 का पूरी तरह से समापन और खात्मा कर लिया है। ठीक है, सो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले वाले चैप्टर को लेकर के हम आपके सामने होते हैं हाजिर, नए ऊर्जा, नए उत्साह और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।